हिंदी साहित्य की यादगारी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए गीता श्री की लिखी हुई कहानी अनहरिया रात बैरनिया हो राजा। गीता श्री जी एक हिंदी लेखिका, कवयित्री और पत्रकार हैं जो अपनी साहसिक लेखनी और स्त्री विमर्श के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हसीनाबाद, राजनटनी जैसे चर्चित उपन्यास लिखे हैं और रामनाथ गोयनका पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए हैं। वे हमेशा महिला स्वतंत्रता और अस्मिता के मुद्दों को उठाती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। धीरे धीरे धूल दबने लगी थी। गांव में खुसुर पुसुर कम होने लगी थी, पर आंखों ही आंखों में बात चल रही थी। कुछ बातें टूट रही थीं तो कुछ बन रही थीं, कुछ अधूरी थीं तो कुछ ने अभी ही जन्म लिया था। कामिनी माने कपरपुरा वाली माने मुख्तार जी की बड़की पतोहू के कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा था। पिछले खेत में भी कुछ निशान थे पैरों के। तो क्या ये कामिनी के पैरों के थे या उसी जिन्न के पैरों के निशान थे जो उस पर आता था? सरकार जी तो अलग टेसुए बहा रही थी। कहाँ गई उनकी कामिनी दुल्हनियाँ? जब उस पर जिन्न चढ़ता था तब कितनी बार उसके तलवे और हाथ सहलाती थी। कुछ कहा सरकार जी? किसी ने पूछा। कुछ नहीं। सरकार जी, ई कामिनी कहाँ गई है? जिन उठा ले गया क्या? मैं तो उसे बहुत दुलार से रखती थी, न जाने कहाँ चली गई। जी सरकार जी, हमने सबने देखा था, आप उसे बहुत प्यार से रखती थीं। उधर बादलों का एक टुकड़ा सरकार जी की बातों की पोल खोलते हुए बरस पड़ा, जैसे वो उनके झूठ की परतें खोल रहा हो। अरे, अभी तक ये बादल नहीं था, अब कहाँ से आ गया? मुख्तार जी की रौबीली आवाज़ गूंजी। मुख्तार जी का बहुत रुतबा था। हाजीपुर के पास एक छोटे से गांव में मुख्तार जी और उनकी बीवी सरकार जी का भरा पूरा परिवार था। 3 बेटे, एक कमाऊ था जो असम में नौकरी करता था। बाकी 2 बेटों में से एक सबसे छोटा कस्बे के स्कूल में था और मंझला कॉलेज में। अभी तक उन्होंने अपने पूरे कुनबे को जोड़कर रखा हुआ था। संयुक्त परिवार का ठाठ था। विदाई की बेला के बाद भी वो 2 साल मायके रही थी। गौना सरकार साहब ने तय किया था, जब तक वो 18 बरस की नहीं हो जाती उसका गौना नहीं कराया जाएगा। उन 2 वर्षों में कामिनी अपने अंदर न जाने कितने किस्से कहानियाँ बसाती रही। रसोई में गोबर लीपने से लेकर कुएं से पानी भरने तक वो लगी रहती। दिदिया से ठिठोली होती, जाओगी जब दोंगे के पास तब पता चलेगा कि क्या होता है फेरों और विदाई के बाद। कामिनी की दीदिया उसे चिढ़ाती और उसे न जाने क्यों बहुत अच्छा लगता था। उसके जी में गुदगुदी होने लगती और वो उस गुदगुदी को कुएं से पानी निकालते हुए बाल्टी में उड़ेल देती। बाल्टी से लोटे में पानी भरती और मुंह ऊपर करके गटागट पीने लगती। अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा था उसने। बस जब सिंदूर डाला जा रहा था तो उसने ज़रूर देखा था हल्के से, पर याद नहीं रहा उस अजीब से माहौल में। दीदिया और चाची लोग अजीब से गाने गा रही थीं और माई तो व्यस्त थीं। शादी के बाद 2 साल माई ने उसे घर के कामों में निपुण कर दिया था और वो देह के तमाम रहस्यों को खुद में समेटकर अपने आप ही जवाब देती रही। सवाल उठते रहे कहीं से और वो अपना वकील बनकर पैरवी करती रही। आखिर शादी के 2 साल बाद वो दिन आ ही गया जब उसका दोंगा हुआ। घर में शादी तक तो माई ने राजकुमारी की तरह रखा था, पर जो 2 साल में उसे ट्रेंड किया था उसका फ़ायदा उसे अपनी ससुराल में मिला। जैसे ही कामिनी का दोंगा हुआ वैसे ही यहाँ आते ही सास ने रसोई छुआ दिया। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक का काम अकेले सिर माथे पे उसके। वैसे तो घर में कई औरतें थीं, पर घर की सारी औरतों ने अपने अपने हाथ पैर समेट लिए। अपने 10 हाथों से कामिनी उर्फ कपरपुरा वाली को रसोई में भिड़ जाना पड़ा। सास के रूप में सरकार जी बहुत कठोर थीं। मजाल जो सिर से पल्ला खिसक जाए। सरकार जी उसूलों की एकदम पक्की। सीधे पल्ले की साड़ी पहने हुए सरकार साहब जब लाल सिंदूर की बिंदी अपने गोरे माथे पर लगाती तो ऐसा लगता जैसे सूरज उग रहा हो। उस उगते सूरज जैसा ही तेज और गर्व उनमें था। लकड़ी, संठी, भूसा और उपले से चूल्हा फूंकते फूंकते बहुओं की आंखों से आंसू बहने लगे, पर मजाल जो घूंघट खिसके या आवाज़ सुनाई दे किसी भी पतोहू की। मुख्तार साहब के 3 भाइयों का परिवार एक साथ था। ये तो पतोहुओं के लिए थोड़ा सुकून था कि चूल्हे अलग अलग थे। कामिनी अपने ससुर के परिवार में इकलौती पतोह थी।
हालांकि एक चुप सी परछाई जैसी पतोह दूसरे परिवार की थी, पर वो बात ना करती। चूल्हे और बासन में जब उसके काम का कोटा पूरा हो जाता तो वो अपने लिए काम चुन लाती थी। या तो चक्की पे बैठ जाती या पूरे घर के कपड़े लेकर कुएं की मोरी पर बैठकर पटकुन्नी से कूटने लगती। कभी मूड में होती तो कामिनी को देखकर मुस्कुरा देती, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। वो भी तो चुप ही थी। पति दोंगे के अगले दिन ही वापस असम चला गया था। वो पीछे छूट गई अजनबियों के बीच। कामिनी के अंदर बादल था, नया बना हुआ बादल था, पर वो बरस नहीं पाया था। उसके बरसने में कई अड़चनें थीं। एक तो उसका ईंट मिट्टी का बना हुआ चूल्हा ही था, जो उसकी देह के ताप को और सुखा देता, पर उसकी देह का बादल इंतज़ार करता। वो अपने आंतरिक उमस और घुटन से हलकान हो रही थी। उस रात नींद नहीं आ रही थी। चारों तरफ धुंधलका महसूस हो रहा था। उमस में दम घुट रहा था उसका। ना जाने उमस की कितनी अंतर कथाएँ थीं। वो उन कहानियों में खो गई थी। वो उठी, सिंदूर लगाया, टिकुली लगाई, इत्र लगाया, लाल रंग की साड़ी पहनी और बिस्तर पर लेट गई। उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लगा वो बादलों पर लेटी है। उस दिन सुबह सुबह पूरे घर में हंगामा मच गया, शोर मच गया। नई की दुल्हन को भूत ने धर लिया। उसके ऊपर भूत आया है, भूत बरजोर है, अजबे भूत है। ऐसा तो हम न देखे न सुने। ई खानदान में केकरो पर भूत प्रेत नहीं आया। ई तो अजूबे बात है। कहाँ से लेके आई ही भूत प्रेत रे? सबकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे आसमान में कई बार बादल फटकर छितरा जाते हैं। कल रात का बादल था, उमस थी, पर अभी तो धूप थी। धूप एकदम निखर कर आ गई थी। सूरज का ताप बढ़कर उसके चेहरे पर छा गया था। वो संभाले नहीं संभल रही किसी से। देह बेकाबू होती जा रही थी। कामिनी कुछ बड़बड़ा कर शांत हो जाती और फिर बाल बिखेर कर कुछ ना कुछ कहने लगती। पूरा खानदान बड़की पतोह के दरवाजे पर इकट्ठा हो गया। दरवाज़ा पीटा गया, लेकिन दरवाज़ा तो खुला था, खुल गया। अंदर पहले सास घुसी। देखा बिस्तर पर बहू एकदम अस्त व्यस्त कपड़े में पड़ी हुई है। लाल साड़ी खुली पड़ी है, सिंदूर फैला हुआ है, इत्र की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, चादर सिमटी हुई है, न जाने कितनी सलवटें हैं। कामिनी बेड पर चित्त लेटी हुई तड़प रही है। करवट लेना चाह रही है पर नहीं ले पा रही। उसके दोनों ही हाथ फैले हुए हैं, पैर रगड़ रही है, मानो किसी ने दबोच रखा हो। सरकार साहब डर गई। अपनी पतोहू की हालत देखकर चीख पड़ी, फिर मदद के लिए चीखी। अरे आओ देखो, कपरपुरा वाली को क्या हो गया? वो चीख रही थी। देखते देखते ही आंगन घर की औरतों से भर गया। वो अजीब सी सुबह थी। उमस के साथ धूप आ रही थी नीचे। उसमें कामिनी की दबी दबी पुकार और हंसी दोनों ही अपना सुर अलाप रही थीं, जैसे कोई सियार मध्यम मध्यम रो रहा हो। उस आवाज़ से हर कोई परेशान हो रहा था, पर काना फूसी के लिए ये आवाज़ बहुत थी। कामिनी के पोर पोर में कुछ हो रहा था। घर की कानाफूसियों को दबाकर औरतों ने मिलकर उसे बिस्तर से उठाया। एक हिचकी आई और वो उठते ही उनकी बाहों में झूल गई। कानाफूसी और तेज हो गई। कामिनी की पूरी देह पर नोचने खसोटने के निशान। ये निशान किसकी निशानी हैं? लाल लाल लंबी लकीरें, सिंदूर जैसे दहक रहा था पूरे कमरे में। मझले देवर को बुलाया। उसकी बलिष्ठ बाहों को देखा कामिनी ने। आंखें खुलीं और फिर बंद हो गईं। वो निढाल से गिर पड़ी। उसकी बेकाबू देह को उसने आज संभाला। देह की ऐंठन शांत हो गई। छटपटाती हुई गिलहरी एकदम काबू में आ गई। देर तक देवर उसे सहलाता रहा, बच्चों की तरह बाहों में लिए हुए। वहाँ से हटा नहीं। सरकार जी आग्नेय नेत्रों से ये सब देखती रहीं। लल्लन बाबू ने भौजी का इतना निष्पाप चेहरा पहली बार करीब से देखा था। उनका मन उनसे जुदा हो गया। उनका मन कविता कामिनी में रमता था। कविता तो करते ही थे, अब कामिनी सामने थी, भूत बाधा से ग्रस्त। दिन में फिर सब कुछ सामान्य रहा। कामिनी उसी तरह हंसती बोलती रही और काम किया। चूल्हे के पास आकर सरकार जी की उसे देखने की हिम्मत नहीं हुई। उधर कढ़ाई में सब्जी पकती रही और सरकार जी मनाती रहीं कि कामिनी ठीक रहे। देगची में दाल पक रही थी। सरकार साहब और मुख्तार को चूल्हे में पकी हुई दाल का सौंधा सौंधा स्वाद बहुत पसंद है, और कामिनी भी अब पूरी तरह पारंगत हो गई है ये दाल बनाने में। वो दाल बनाते बनाते हंसती है। ऐसा नहीं है कि वो बाकी समय हंस नहीं सकती। अकेले में वो हंस सकती है, क्योंकि बात करने के लिए तो कोई है नहीं। दाल को उबलते देखकर उसे अजीब सी खुशी मिलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके मन के ही बुलबुले इस दाल में हैं।
वो उनसे बात करती है। जब तक दाल घुट ना जाती वो उसके दानों को देखती रहती। फिर उसे लगता कि ये दाने भी उसके बादल की उमस को बढ़ा रहे हैं। वो फिर बेकाबू हो जाती। उसके मन में कई बार काई जम जाती थी और वो कई बार फिसलती। वो फिसलना नहीं चाहती थी, वो काई के नीचे के पानी को साफ करना चाहती थी। वो नदी बनकर बहना चाहती थी। सरकार साहब कल रात से पतोह को लेकर बहुत डर गई थीं। उनकी सारी ठसक, पतोह से सेवा कराने की जिद, सब कुछ कामिनी की हालत देखकर धरी की धरी जैसे रह गई थी। जहाँ वो अभी कुछ दिन पहले बहू को पैर दबाने के लिए गांव में ही रखने वाली थीं, अब सोच रही थीं कि वो भेज दे असम में बेटे के पास। आखिर जाना तो है ही। ठीक है, छठ पे इस बार भेज देंगे, कहते हुए उन्होंने करवट बदली। उनके भारी शरीर से उनका पलंग चरमरा उठा। लाल साड़ी तो सरकार साहब को भी बहुत पसंद थी, पर उनकी बात अलग थी। वो सरकार जी थीं, गोरी, अपने ज़माने में कईयों का सपना रही थीं। न जाने कितने लोग आते थे बाऊजी के पास हाथ मांगने के लिए, पर बाऊजी को तो मुख्तार जी ही जमे। कई दिन बाद वे कबूल कर पाई थीं। पर कामिनी की बात अलग है। उसे भेज देंगे उसके मर्द के पास। पहले तो न जाने कितने कितने दिन अपने आदमी के पास नहीं जाते थे। फिर चाहे कुएं के पानी के पास बैठे बैठे रात बिता दो, पर मजाल है कि सास के सामने मुख्तार जी से बात कर लें। कई बार वे भी सिंदूर लगाकर ऐसे ही उठी थीं जैसे रात में कोई उनके साथ रहा हो, पर आँख खुलने पर कोई न था। और इतनी बेकाबू कभी नहीं हुई थी कि किसी को बुलाना पड़े। उधर वे अपनी बातों को सोच रही थीं। रसोई से बर्तन बासन समेटने की आवाज़ें आ रही थीं। बर्तन टकरा भी रहे थे, पर उन्होंने जल्द ही उस तरफ से अपना ध्यान खींच लिया। रात को उमस से कामिनी फिर परेशान हो गई। सिंदूर लगा लिया, इत्र लगा लिया और खिड़की के पास बैठकर गाने लगी। वो क्या गा रही थी किसी को नहीं पता था, पर गा रही थी। वो गा रही थी, अनहरिया रात बैरनिया हो राजा। बहुत दर्द था इस गाने में। ना जाने कब उस दर्द के आगोश में भरे हुए वो सो गई। सुबह फिर हवेली में शोर था। बड़की पतोहू पर भूत आ गया। फिर सिंदूर में लिपटी हुई वो मिली। फिर बेकाबू सी वो मिली। खुशबू से नहाई हुई, सिंदूर से लिपटी देह को काबू में करने के लिए इस बार देवर को बहुत कोशिश करनी पड़ी। सरकार जी आज डर गई थी, बहुत ज़्यादा। उनके डर ने उनके चेहरे को अपनी पकड़ में ले लिया। उनका गोरा चेहरा फक सफ़ेद पड़ गया। देवर यानी लल्लन बाबू ने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि भौजी को डॉक्टर से दिखा लाएंगे, शहर भेज दीजिए। हाजीपुर में भुटकुन चचा का डेरा है, वहीं रहकर इलाज करवा लेंगे भौजी का। भौजी को कोई भूत प्रेत नहीं पकड़ा है, कोई बीमारी होगी, शहर जाएंगी तो इलाज से ठीक हो जाएंगी। सरकार जी कहाँ सुनने वाली। बड़ा आया है इलाज करवाने वाला। भूत प्रेत का कहीं डॉक्टर से इलाज होता है। लल्लन बाबू को माँ का ये व्यवहार बहुत क्रूर लगा। वे समझ रहे थे कि भूत प्रेत के नाम पर भौजी की बलि चढ़ जाएगी। ये अंधविश्वासी लोग जान लेकर छोड़ेंगे। बड़का भैया पक्के माँ के भक्त हैं, किसी की बात नहीं सुनेंगे। लल्लन बाबू गिड़गिड़ाते रहे माँ के आगे, लेकिन सरकार जी ने ओझा की शरण ली। अपने पिटारे से जिन्नों की कहानी को लेकर आया था ओझा। ठिगने कद के काले और चेचक के दाग वाले ओझा ने जिन्न की मौजूदगी की कहानियाँ बना डाली थीं। उन कहानियों में जिन्न थे, भूत थे, चुड़ैलें थीं और थे कई उसके साथी। डरी सहमी कामिनी को ओझा के दरबार में लाया गया। वो तो बासन धो रही थी, उसे तो दिन में सांस लेने की फुर्सत ही नहीं थी। फिर वो आज ऐसे, और वो भी दूसरे मर्द के सामने। अरे ये ओझा है, इनसे डरना कैसा। ओझा ने उसके सांवले पड़ते गहे रंग को ध्यान से देखा। उसके शरीर के हर तिल और मस्से को देखा। उसने गहरी सांस ली। बर्तन धोते हुए उसके हाथों में राख मिट्टी भर गई थी। उसकी भी गंध उसकी नाक में घुस गई। उसकी गंध ने शायद उसकी गंध की सीमा तय कर दी थी। ओझा उस दीवार से डर गया था और डरकर आंखें बंद करके उसके रोग का अध्ययन करने लगा। सच सच बता, कौन है तू? क्यों इस औरत को तंग कर रहा है? क्यों बता, क्या चाहता है? कामिनी काँप रही थी। वो हिलने लगी थी, वो झूमने लगी, मुंह से गोंगियाने की आवाज़। सब लोग ये हालत देखकर डर गए। ओझा ने मंत्र पढ़कर पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे। कामिनी को झटका सा लगा। वो थोड़ी सचेत हुई, खुद को नियंत्रित करना चाहती थी, पर रुलाई फूट गई। हिचक हिचक कर रोने लगी। नखरे मत कर, बता कौन है तू, ऐसे नहीं मानेगा। उसने कामिनी के बाल पकड़ लिए जोर से। वो चीख पड़ी, माई गे माई।
करुण कराह घर को चीरती हुई दालान तक जा रही थी। सरकार जी, ये बताइए, क्या दुल्हन जी कभी पोखरा के किनारे शाम को गई थीं, साज श्रृंगार करके, बाल खुले करके? सरकार जी अनभिज्ञ थीं। उन्होंने इनकार में सिर हिलाया। हो नहीं सकता, आप लोग पता करिए। ये एक शाम गई थीं। पूरे गांव को पता है कि बिसन टोला के पोखरा और वहाँ खजूर पेड़ के आसपास कोई शाम या रात को नहीं जाता। काहे गई थी दुल्हन? कामिनी की चेतना लुप्त हो रही थी। घर के सब लोग हैरान हो रहे थे कि इतने कड़े पर्दे में रहने वाली नई पतोह पोखरे तक गई तो गई कैसे? कौन ले गया होगा? अकेली कैसे हिम्मत करेगी? माजरा किसी को समझ नहीं आ रहा था। चेतना खोते खोते भी कामिनी को लगा वो पोखरे के जल में अपना चेहरा देख रही है। बाल खोल लिए और ठटा ठटा के हंस रही है। खजूर के पेड़ों के घने साए में दौड़ रही है। दूर दूर तक कोई नहीं। ओझा ने कहा, दुल्हन पर आशिक जिन्न का कब्जा है। और ऐसा कहते हुए उसने फिर से उसके सारे तिल देखने की तमन्ना की। आशिक जिन्न है, रोज रात को उसके साथ हम बिस्तर होता है। इसका खुलासा होते हवेली में हड़कंप मच गया। अरे नई की दुल्हन, कपरपुरा वाली पे जिन्न का साया? कैसी भुतैली लड़की दे दी है हमें इसके माँ बाप ने। रोगिया बेटी थी तो रखते अपने पास, हमारे गले डाल दिया गे माई। सरकार जी विलाप कर उठी। घर की अन्य औरतों ने छाती पीट लिया। उस आंगन की सबसे चुप्पा पतोह यानी वीरपुर वाली के होठों पर हल्की हंसी आई और विलुप्त हो गई। वो तमाशबीन बनने के बजाय अपने कमरे में घुस गई। इधर ओझा ने उपायों की एक लंबी सूची दे दी सरकार जी को। उपायों की सूची में थी इनका इत्र लगाना बंद, सजना संवरना बंद, खासकर शाम को। रूम में इत्र न छिड़कें, भूत नहीं जिन्न है। जिन्न आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, वो जान नहीं लेता पर बेदम करके छोड़ता है। और चित्त सोना बंद। उस दिन से हवेली के सभी कुंवारी और अकेली औरतों के चित्त सोने पर रोक लग गई। इधर जिन्न के इस हमले के बाद सरकार जी बहुत ही सचेत हो गई। कामनी का क्या करें क्या ना करें, सब कुछ उनकी निगरानी में था। सोच रही थीं कि पतोह को उसके नैहर ही भेज दें। उधर कुछ औरतों ने समझाया कि बेटे को बुला लें, इतना तो ज़मीन जायदाद है ही, क्या करना है और कमाकर। इधर सरकार जी ने सबको दहाड़ कर चुप करा दिया। अरे मर्द है, बाहर कमाने गया है, यहाँ पे क्या धरा है, और फिर ले ही के तो जाएगा कुछ दिन में, छठ पे भेज तो देंगे। इस तकरार में उन्हें कुछ कौंधा। सरकार जी, कामनी ने डरते हुए सरकार जी को पुकारा, आप उन्हें बुला लीजिए ना। आखिरी शब्दों को जैसे गले में घोंटते हुए कामनी ने कहा था। क्या कहा? मर्द के बिना अच्छा नहीं लगता क्या ससुराल? हम लोग तो आदमी को अपने पल्लू में बांध कर नहीं रखते थे, जैसे तुम चाहती हो। बहुत हुआ, अभी कुछ दिन यहीं पर रहो, फिर ले जाएगा तुम्हें। अभी 4 पैसा कमा ले, फिर ले जाएगा। दोनों भाइयों की पढ़ाई भी तो करानी है। कामिनी समझदार है, सास का इशारा समझ गई। और सुनो दुल्हन, लोटा और मर्द बाहरे मजाता है, समझ में आया कुछ? अभी होली और छठ पे आएगा मर्द। जब तुम्हारा दोंगा करा के लाया तो रहा था ना तुम्हारे संग। ये समझ जाओ, औरतों को इतना ही मर्द मर्द करना चाहिए। मर्द को अचरा में नहीं बांधते, अचरा में तो सिक्का ही बांधना चाहिए। अब जाओ। सरकार जी अपना आंचल निकाल कर कोने में बंधे सिक्के दिखाने लगी। समझदार कामिनी सारा इशारा समझ गई और अपने अंदर की उमस पर लोटे से पानी उलीच लिया। वो चल पड़ी मिट्टी के चूल्हा से एक मुट्ठी राख लेके लोटा मांजने। कुआं पर सादी मिट्टी रखा रहता है, दोनों को मिलाकर मांजेगी तो चमक जाएगा। पीतल का लोटा हरिया गया था, लगता है पानी से खंगाल कर सब छोड़ देते हैं। वो अपने हिस्से का लोटा अलग से मांगेगी। तिलक में इतना पितरिया बर्तन सेट के साथ लोटा तो जरूर आया होगा, एक भी बाहर नहीं निकाली है माताजी। मन करता है कि पूछें कि ए माताजी, क्या करिएगा इतना भारी भारी बर्तनों पर हाथ, निकालिए ना रसोई, भंसा घर में काम तो आएगा। 2 बार आटा सानना पड़ता है बड़का कठौती में, एक बार में हो जाएगा। कटकरेज बुझाती हैं, तभी तो उसे कहा कि मुझे मांझी मत कहना, सरकार जी कहना। लोटा को मांझते मांझते कपरपुरा वाली बड़बड़ाती जा रही थी। लोटा पटकने से टनाटन आवाज़ आ रही थी। उसे लगा टनाटन की आवाज़ तेज हो रही है। कैसे? उसके हाथ रुक गए। कभी धीरे कभी तेज आवाज़ आती। उसने भरी दोपहरिया में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। बड़ा सा प्रांगण था जो सिर्फ औरतों के लिए सुरक्षित था। कोई बाहर का मर्द या अजनबी नहीं घुस सकता था। इसी कुएं पर सारी औरतें खुले में स्नान करती,
कुएं के पास केले के कई पेड़, गन्ना और पुदीने के पौधे थे जो पानी बाल्टी से गिरते ये पौधे उन्हीं से सींचते थे, खुराक पाते थे। कुछ देर वो इधर उधर टहलती रही, कोई नहीं दिखा। आंगन के ठीक पीछे आम का बगीचा था, बहुत घने पेड़ थे। कोई तो करता था देखभाल उसकी, पर वो आज तक दिखाई नहीं दिया था। कभी कभी उसकी टेर सुनाई देती थी या चिल्ला चिल्ली। चुप्पी पतोह ने कभी देखा नहीं था उसे। कामिनी को दोंगा कर आए हुए दिन ही कितने हुए थे, और उस पर यह आशिक जिन्न। कामिनी रात को खिड़की खोल देती थी, तो क्या जिन्न उसी से आया? रात को उसे जुगनू देखने बहुत पसंद थे। झींगुर की आवाज़ें उसे भाती थीं, वो उन्हें सुनती रहती, फिर अपनी पायल की झंकार बजाती, फिर न जाने किस भाव से आलता लगा लेती। मेहंदी लगाने का मन होता तो मेहंदी के पत्ते ले आती, उन्हें पीसती, सिल को लाल रंग से रंगे हुए देखती और फिर अपने सिंदूर का लाल रंग देखती, दोनों को मिलाती और फिर न जाने कैसे वो हर श्रृंगार बन जाती। रात को कमरे की खिड़की खोलती जो गाछी की तरफ खुलती थी। अंधेरा पसरा रहता, इसके जहन में भरता जाता, लगता कोई साया आम के पेड़ों को हिला रहा है। वो देखने की कोशिश करती पर वो डर जाती, सोचती पति को चिट्ठी ही लिख दे, रात जिन्न और अपने बारे में बताए। खिड़की बंद करती तो कमरे में घुटन महसूस होती। क्या करे क्या करे? तो क्या इसीलिए जिन्न आया था, उससे बातें करने के लिए, उसके मन की गांठें खोलने के लिए? कई बार साया दिखाई देता उसे लगता कि कोई साया उस पर नज़र रख रही है, उसके आसपास मंडरा रही है। उसे डर नहीं लगता, खिड़की खोल देती कि वो साया आकर सीधे उससे बात कर ले। वो साया बचता क्यों है? क्या वो सचमुच उस पर फिदा है? ये सोचकर एक पल को शर्माई। लगा कि खुद को आपाद मस्तक आईने में देख ले एक बार, पर ठिठक जाती। कान में बचपन की ही कुछ आवाज़ें नेपथ्य से आती। आपकी बेटी बहुत सुंदर है राम सुभीता बाबू, किसी आनर कानर के हाथ में न दे दीजिएगा। शादी के बाद तो वो भूल ही गई थी कि वो सुंदर है, और उसके पिया के शरीर पर भालू जैसे काले काले बाल जो अभिसार के क्षणों में शूल बनकर चुभते रहे हैं उसे। और कोई फिदा नहीं हुआ? भूत प्रेत ही बचा है क्या फिदा होने को? वो खुद से सवाल पूछती और खिड़की के बाहर गाछी के अंधेरे को घूरती रहती। मन की बात करे किससे? कौन है जो सुने उसकी बात? सरकार जी का खौफ ऐसा कि दोनों देवर बाहर ही बाहर गायब रहते हैं, वो तो उनसे भी बात नहीं कर सकती। एक दिन भर अंग्रेजी किताबों में डूबा रहता है, छोटा वाला अपनी ही जीट जाट में। कई बार वो सोचती कि किसी किताब की तरह उसे खोलकर लल्लन पढ़ता क्यों नहीं। जब देखो अंग्रेजी की कोई किताब लिए घूमता रहता है, जैसे सबको अपनी पढ़ाई के रौब में ले लेगा। न वो किताब हो सकी और न मुकम्मल इंसान। उसके लिए तो केवल चूल्हा है, बासन है, देगची में खौलती हुई दाल है, आम का पेड़ है, उसका अंधेरा है। हवेली अभी जिन्न के हमले से उभरी भी ना थी कि एक और हमला उस पर हुआ, और उस हमले से हिल उठा हर कोई। मुख्तार जी जो अभी जिन्न को ही सही से पहचान नहीं पाए थे कि कौवा काँव काँव करता हुआ मेहमान के रूप में तबाही ले आया। मंझला देवर गायब था, वही जो अपनी बाजुओं में थाम कर जिन्न को उसकी देह से नोच कर फेंक देता था, वो गायब था। तो क्या जिन्न उसे भी अपने साथ ले गया, या जिन्न ने बदला ले लिया? सरकार जी सुबह से ही उसे कोस रही थीं। क्यों ब्याह कर लाए, क्यों दोंगा किया, और अगर किया भी तो जिन्न को थामने के लिए मंझले देवर को ही क्यों बुलाया? पुलिस में खबर लिखवाई, खोजबीन शुरू की। कानाफूसी से पता चला कि लल्लन बाबू आजकल भूत प्रेतों वाली किताबें खोजते थे। घर में हाहाकार मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया। कामनी को लगा जैसे वो ही इन सब की जिम्मेदार है। सरकार जी ने उसे ही मारना शुरू कर दिया। सरकार जी ने कितनी बार गरम माड़ वाली कटौती उसकी तरफ फेंकी होगी, गरम रोटी फेंकी होगी उसकी तरफ। अब तो कामनी को भी ध्यान ना होगा। सरकार जी की छोटी गोतनी ने तो कई बार दबी जुबान में टोका भी कि क्यों आप सौतन का खीस कठौती पे उतार रही हैं। सरकार जी बौखला जाती, आंगन में मातम पसर जाता। कामिनी को लगता कि वो खुद भी भूत बनती जा रही है, जिंदा भूतों के बीच फंस गई है। कामिनी का मर्द छुट्टी लेकर आया। मुख्तार जी और बड़े बेटे की भाग दौड़ से पुलिस ने थोड़ी सक्रियता दिखाई और काफ़ी तहकीकात के बाद इसे अपहरण का नहीं, मर्जी से गायब होने का मामला करार दे दिया। मगर सरकार जी को एकदम यकीन था कि ये काम उसी आशिक जिन्न का है जिसने कामिनी के शरीर पर कब्जा जमाया था। कामिनी सुनती रही, वो अपने बनाए दायरे में और सिमटती रही। किसी ने कहा दोस्तों ने मार कर उसे रेलवे पर लिटा दिया था, किसी लड़की से कोई चक्कर था,
उसके भाइयों ने ऐसा किया। अरे किसी ने कुछ नहीं किया है, अगर किया है तो उसी जिन्न ने, कोई देखे नहीं है इसके पीछे, अगर कोई है तो ई मुझौसी कपरपुरा वाली। सरकार जी, ये आज के ज़माने में कैसी बातें कर रही हैं, भला जिन्न होते हैं क्या? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा। होते हैं, आप इस ओझा से पूछिए, इसके शरीर पर जिन्न आता था, इसका आशिक है जिन्न। अब इसका मर्द साथ नहीं रहता, वो जिन्न रहता है। अरे खा गई मेरे बेटे को, अब दूसरे को खाएगी। अरे किसी को पकड़ना है तो इसे पकड़ कर ले जाओ, यही है अभागन। सरकार जी, अंतिम बार लल्लन बाबू अपने दोस्तों के साथ सरैया चौक पर देखे गए थे। दोस्तों के साथ हंसते बोलते जा रहे थे, यही सब पता चला है। अब वे कहाँ गए, क्या हुआ, ये तो तहकीकात के बाद ही पता चल सकता है ना। दरोगा जी ने समझाने की कोशिश की। घर में गहरा सन्नाटा छा गया है, एकदम शांत हो गया है घर। उस शांत घर में अंधेरों में कैद कामिनी लल्लन की आखिरी बातों को ध्यान कर रही है। भाभी, तुम उबालती रहना इस देगची में दाल, और देखना मैं क्या करूँगा। देगची में भी उबाल नहीं आया था और वो दानों से बात ही कर रही थी। अरे क्या करेंगे, अभी नहीं बता सकता, पर कुछ ऐसा कि धमाका होगा, और तुम देखना वो दिन जल्द आएगा। कहो तो तुम्हें भगा ले जाएं। हम कहाँ जाएंगे घर द्वार छोड़कर बउआ जी, अभी तो आपकी शादी वादी भी करनी है ना हमें। आपके पाँव में बेड़ी बांध देंगे, फिर देखते हैं कहाँ भागते हैं आप पगहा तोड़वा कर। वो हंस पड़ी। लल्लन को लगा जल तरंग बजा कहीं। कितनी सुंदर हंसी है भौजी की। मन में उदासी छाई। अपनी कविता तो बचा लेगा किसी तरह, कामिनी नहीं बच पाएगी उसकी। वो ठुनका, मत भागो, ले जाएंगे किसी दिन उड़ा के, देखना आएंगे लेने आपको। हमको नहीं रहना यहाँ, नहीं पिसना घरेलू चक्की में। हम तो बहता पानी है भौजी, बहो हमारे साथ, नहीं तो देखना धमाके में बहा ले जाएंगे। ओह लल्लन, तुम्हें धमाका करने जा रहे थे? उसके मन में भी मरघट जैसा सन्नाटा छा गया। संदिग्ध दोस्तों की खोज हुई, केस किया गया। दोस्तों ने कहा कि लल्लन बाबू बहुत उलझे उलझे से थे और स्टेशन की तरफ गए थे। वे शहर की तरफ जा रहे थे, कह रहे थे कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं, जल्दी ही कुछ धमाका करने वाले हैं। बताया नहीं कि क्या करने वाले हैं। अक्सर कहा करते कि वे ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते। सरकार जी सन्नाटे में, कैसी ज़िंदगी चाहता था उनका बेटा? कामिनी की तरफ से अब सबका ध्यान हट गया। दुख में डूब गए थे सब। सरकार जी का दिल कह रहा था कि बेटे को किसी बात की कमी नहीं थी, आखिर वो घर से भागेगा। अच्छा खासा बीए कर रहा था, इंग्लिश पढ़ रहा था, विदेश जाने के सपने देखा करता था, वो क्यों भागेगा? उसे भगाया गया है, जिन्न ने मारा या दोस्तों ने मरवाया होगा। ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। वो खुद को नहीं कुछ कर सकता था, फिर उसे क्या हुआ? नहीं नहीं। और कामनी को लगा कुछ खो गया। जब से जिन्न को उसने काबू किया था तब से उसकी दोस्ती हो गई थी। वो बहुत समझाता रहता, दिन में अक्सर कमरे में आने लगा था, अकेले बात करने लगा था। जितनी देर कमरे में रहता हंसी बाहर आती रहती। सबसे छोटा देवर शर्माता था, बहुत ही कम मिलना जुलना, पर लल्लन तो बहुत ही मनलग्गू था। अंग्रेजी की बातें खूब बताता। जिन्न को उसने कैसे काबू में किया उसे किस्से सुनाता। उसके आम के पेड़ की बातें सुनकर हंसता, लोटपोट हो जाते दोनों ही ये बातें करके। पर वो क्यों चला गया और ऐसे? क्या उसे यही धमाका करना था? उसे उसकी बातें याद आती, उसकी वे बाजुएं याद आती जिनसे वो जिन्न को भगाता था। उसे ऐसा लगा कि मानो फिर से जिन्न उसकी छाती पर बैठ गया हो और वो घुट रही है, दब रही है। पर आज उसे बचाने वाला कोई नहीं था। जो था वो न जाने कहाँ चला गया। और पति को इस दुख में उसके पास आने की ज़रूरत ही क्या थी? उसे उसकी माँ और उसके काम से फुर्सत कहाँ थी? धीरे धीरे इस घटना को 4 महीने बीत गए। कामनी के पति असम चले गए। उनके जाते ही फिर कामनी को दौरे पड़ने शुरू। वही जिन्न का किस्सा। जिन्न आया, उसके शरीर पर कब्जा किया, झाड़ फूंक हुई। आशिक मिजाज जिन्न पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। धीरे धीरे फिर से किस्से गूंजने लगे। उसने उमस का घूंघट ओढ़ लिया था। वो भी जेठ की रात थी, बहुत तेज गर्मी थी। उस गर्मी में गांव में अभी भी ठंडक रहती है। उस गर्मी के रात में सब थे। कामिनी भी छत के कोने में ओट लेकर बैठी थी, आंगन की कुछ औरतों के साथ। खुले में सोती नहीं, गर्मी में ठंडी हवा लेने छत पर आई। झाड़ फूंक करवाना भी छोड़ दिया था सास ने। रोज़ सुबह वो उसी तरह तड़पती चीखती हुई मिलती। अब वो थोड़ी देर में शांत होने लगी थी। वो बहुत उग्र होने लगी थी।
कमरे में उठकर सामान फेंकने लगती। सब उससे दूरी बनाने लगे थे। सरकार जी उसे मायके भेजने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। बेटा साथ नहीं ले जाना चाहता। वो बोलकर गया था कि इसे यहीं रखो, संभालो, ज़रूरत हो तो डॉक्टर से दिखा देना, पैसे की दिक्कत न महसूस करना, पैसे भेजता रहूँगा। समय होता तो खुद ही दिखा देता, लेकिन उसके सामने एक बार भी जिन्न नहीं आया उसकी देह पर। कामिनी अब खोई खोई रहने लगी थी, मुरझा रही थी। वो देख रहा था पर असहाय था। असम में पहले क्वार्टर खोज ले, फिर परिवार को ले जाएगा। प्लानिंग साल भर बाद ले जाने की थी, तब तक माँ को पतोहों का सुख मिल जाए। यहाँ तो माँ कुछ और ही प्लान कर रही थी। बहू को मायके वालों के माथे मरने के फिराक में थी। चिट्ठी भिजवा दी थी कि छठ के बाद आकर ले जाएं। सब कुछ सरकार जी के मन में एकदम साफ था। उनके मन की चालों को कुछ हलचलों से विराम मिला, जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया हो। जहाँ पहले वे बहू को छठ पर बेटे के पास भेज रही थीं, अब वे मायके भेजने पर तुल गई थीं। वो अमावस की रात थी, स्याह अंधेरी रात, करिया कुछ कुछ रात। सबके सब गर्मी से राहत के लिए छत पर डटे हुए थे। चुप्पी पतोहो यानी रजौली वाली कामिनी को आंगन में अकेले बैठे देखकर कमरे से निकली। लालटेन की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिप दिप जल रहा था। चलो छत पर, यहाँ काहे गर्मी में सीज रही हो? हम यहाँ ठीक हैं। अगोरिया कर रही हो का? वो रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रही थी। कामिनी ने नोटिस किया कि उसकी आंखें ठंडी और बेजान थीं। छत पर अचानक हलचल होने लगी, शोर उठा। दोनों भागकर छत की सीढ़ियाँ चढ़ गईं। गाछी के बगल वाले खेत में छोटी छोटी लाइट्स दिखाई दे रही थीं। अनेकों बत्तियाँ जल रही थीं, भुक भुक हिल रही थी हवा में। दूर थीं पर लग रहा था कि घर की तरफ बढ़ती चली आ रही हैं। घर के सारे लोग घबरा गए। हो ना हो डाकू आ गए गाँव में। घर डाकू डाकू के शोर से भर उठा। मुख्तार जी ने कहा, डाकू बिना सूचना के नहीं आते, वे पत्र लिखते हैं फिर आते हैं। पता करो कोई और बात। सरकार जी ने कहा, अनहरिया रात में बिना बताए भी डकैत आ जाते हैं। आजकल किसी का दीन ईमान नहीं रहा। जरूरी नहीं कि डाकू हमारे घर ही आ रहे हों, गांव में और भी तो घर हैं। हमारे यहाँ से ज़्यादा कमाने वाले मर्द जोगी बाबू के घर में हैं, वहाँ जाते होंगे, किसी ने कहा। कई बार डाकू डकैती करके नदी किनारे से गुजरते हैं। डरिए मत, शांत रहो, चुपचाप, जैसे हम लोग घर पर हैं ही नहीं। ये सबसे छोटे देवर की आवाज़ थी। किसी की हिम्मत ना हुई, कोई घर से नहीं निकला। सब छत पर पत्थर ईंट के टुकड़े लेकर बैठ गए कि डाकू नीचे आएंगे तो उन पर पत्थर बरसाएंगे। छत पर खूब जमा कर लिया सबने। कामनी नीचे भागी। कुछ औरतें अपने गहने जहाँ तहाँ छिपाने लगीं। गले से चेन खोला, किसी ने बुंदे, किसी ने कंगन। सरकार जी के कहने के बावजूद कामिनी ने अपने गहने नहीं खोले। दहशत का माहौल हो गया। कामिनी ने सुना, चुपचाप सीढ़ियाँ उतर गई। बत्तियाँ जलती रहीं, पास आने का भ्रम होता रहा। सब डाकू के आने का वेट करते रहे। कोई काँप रहा है तो कोई प्रार्थना बुदबुदा रहा है। इस मौसम में डाकुओं का आना अटपटा लग रहा था। देर हो गई। डाकुओं ने लगता है खेत में डेरा डाल दिया है। थोड़ी देर में देखा, कुछ लोग हाथ में लालटेन लिए चले आ रहे हैं। सब सतर्क हो गए, ईंट पत्थर बरसाने के लिए। छत पर लाइटें कम कर दी। चोरी की बिजली गायब थी, कभी कभार आ जाती, आज वो भी गायब। छत पर सरगर्मी बढ़ गई। लोगों के मुंह खुले रह गए। जब नीचे पहुंचे, लोग शांति से आकर खड़े हो गए। लालटेन की रोशनी में देखा, कुछ विदेशी महिलाएं, विदेशी मर्द और उन सबके साथ विचित्र वेशभूषा में लल्लन बाबू। सबके बाल बेतरतीब लंबे, लगता है कई दिनों से नहाए धोए नहीं। फटी हुई ब्लू पैंट और आंखें जैसे लाल दरिया। लल्लनवा, माए, अब हम तुम्हारे बेटा नहीं रहे, ये मेरी दुनिया है, इसी में हम हैं। लल्लनवा, क्यों किया रे ऐसा? क्या ज़रूरत, हमको बता तो जाता। सरकार जी दुख से विलाप कर उठी। मुख्तार जी को काट मार गया, उनके मुंह से बोल ही ना फूटे। पट्टीदारी के लोग सारा माजरा देखकर हैरान थे। भैया, आप हिप्पी हो गए, छोटा भाई चिल्लाया। तब तक मुख्तार जी थोड़ा संभल गए थे। अब क्यों यहाँ आए हो अपना दलबल लेकर? मरे हुए लौटा नहीं करते, अशुभ होता है। हम आप लोगों को कुछ बताने आए थे। एक तो ये कि हम जिंदा हैं और अपनी अलग दुनिया चुन ली है। वो चुप रहा। उसकी आंखें घर वालों की भीड़ में कुछ खोजने लगीं। और मुख्तार जी के गले से शब्द मुश्किल से निकले। लल्लन के मुंह से बोल नहीं फूटा। जाने दीजिए, विदा, बाय बाय। जिंदा रहा तो फिर मुलाकात होगी।
सारे विदेशी लल्लन के साथ हो लिए। उनके चेहरे भावहीन थे। उनके लिए ये भाषा और माहौल दोनों अबूझ थे। सरकार जी लल्लन लल्लन पुकारती रहीं। मुख्तार जी ने उन्हें पकड़ लिया कि कहीं बेटे के पीछे दौड़ न जाएं। लल्लन के साथ जाती हुई विदेशियों की जमात कुछ गाती हुई जा रही थी, जिसे थोड़ा बहुत स्कूली बच्चा पकड़ पाया। लिविंग दिस वे विदाउट जॉय, विदाउट टॉर्चर, आई डू रिमेंबर द पास्ट ईयर्स एंड योर सिल्वरी हैंड्स। सुर धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। उस रात पूरे घर पर अमावस्या की गहरी परत चढ़ गई। उस रात सरकार जी को इतना सुकून आ गया कि उनका बेटा जिंदा है, जिन्न ने मारा नहीं है, कभी ना कभी घर लौट आएगा। मुख्तार जी ने कलेजे पर पत्थर रख लिया। उस रात आंगन उसी घर में रहने वाले पट्टीदारी के लोग अलग अलग तरह की बातें सोच रहे थे। तरह तरह की बातें, अफवाहें, अनुमान थे। सरकार जी रोती बिसूरती और कपरपुरा वाली को ठिकाने लगाने के बारे में सोचती जाती। उन्हें लगने लगा कि इस पतोहू के रहते घर से अपशकुनी छाया कभी ना हटेगी। बड़े बेटे को भी इस जिन्न की महबूबा से निजात दिलाना जरूरी, नहीं तो उसको भी खा जाएगी। जब भुता मकान में नहीं रहा जा सकता तो भुतैली औरत के साथ बेटा कैसे जी सकता है। पर कामिनी का क्या किया जाए, उसे कहाँ भेजे। वो रात सदियों की रात पर भारी थी सबके लिए। कामिनी अपने कमरे में बेखबर बैठी थी। गाछी की तरफ खुलने वाली खिड़की रात भर खुली थी। सुबह मुंह अंधेरे सबसे पहले पिछवाड़े से गुजरते हुए आंगन की किसी औरत ने देखा। कपरपुरा वाली रात में खिड़की खोलकर कभी सोती नहीं। घर सुबह सुबह ही चीख पुकार से भर उठा। कामिनी गायब थी। जिन्न उसे उठा ले गया है। उसारे पर लोटा चमक रहा है। घर वाले चीख रहे हैं, कामिनी कामिनी। गाछी का रखवाला अकेलापन काटने के लिए कोई अजीब सा गीत गा रहा है। घर की सबसे चुप्पी पतोह, रिश्ते में गोतनी वीरपुर वाली अपने कमरे की चौखट से बाहर निकली। कामिनी का चमचमाता लोटा खोज रही है। आंखों में पहली बार इतनी चमक और जान दिखाई दे रही है। लोटा लेकर कुएं के पास पहुंची और गड़प, लोटा कुएं के तल में चला गया। वो बिसन टोला के पोखरा की तरफ बढ़ी जा रही है। रास्ते में बाल खोल लिए, लोल मतलब होंठ रंग लिए, आंखों में काजल, बड़ी सी बिंदी और इत्र छिड़कती हुई वो पोखरा के पास जा खड़ी हुई। पानी थिर है। अपना चेहरा वो साफ साफ देख रही है। पानी में जो चेहरा दिखा उसे देख कर वो दंग रह गई। वो उसका चेहरा तो नहीं था, वो कोई और स्त्री थी जो उसमें रहा करती थी। कंकड़ उठाया और चेहरे पर दे मारा। शाम गहरा रही थी। खजूर के पेड़ हौले हौले हिल रहे थे। वो ठठाकर हंस रही थी। अभी आप सुन रहे थे गीताश्री जी की लिखी हुई कहानी अनहरिया रात बैरनिया हो राजा। स्त्री जीवन, उसकी इच्छाओं, संघर्षों और सामाजिक सीमाओं पर कहानी लिखने वाली गीताश्री की ये कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।